हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं संतनन एवं दृढ़ीकरण सिद्धांत। यहाँ आप लोगों में एक टॉपिक है संतनन परिकल्पना। तो संतनन परिकल्पना को जानने से पहले हम लोगों को संतनन दृढ़ीकरण सिद्धांत को जानना होगा। उसका बेस क्या है, संतनन का बेस क्या है, दृढ़ीकरण का बेस क्या है, तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, ये जानने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम उस थ्योरी को जानें जिससे कि जो आपके संतुलन का आधार है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि संतुलन और दृढ़ीकरण जो सिद्धांत है वो मुलर तथा पिल्जेकर 19, यहाँ मुलर तथा पिल्जेकर, मुलर एंड पिल्जेकर 1900 का है या 1900 के द्वारा दिया गया है 1900। और ये सिद्धांत जो आपका संतुलन दृढ़ीकरण सिद्धांत जब दिया गया था तो ये जो अनुपयोग सिद्धांत है उसके विरोध में दिया गया था। अनुपयोग सिद्धांत जो आपकी थ्योरी है उसके विरोध में मुलर तथा और पिल्जेकर ने मिल करके संतुलन एवं दृढ़ीकरण परिकल्पना का सिद्धांत का निर्माण किया था। इस सिद्धांत के द्वारा विस्मरण की जो व्याख्या है, स्मृति और विस्मरण, तो इससे पहले हम लोग मेमोरी की बात भी किए थे। तो आपको हम बता दें कि स्मृति जो है वो जो अनुभूतियों को हम याद रखते हैं तो इसका धनात्मक पक्ष होता है। जब हम विषय वस्तु को अपने स्मृति में नहीं रख पाते हैं या उन्हें हम भूल जाते हैं तो विस्मरण जो है वो स्मृति का ऋणात्मक पक्ष है। ठीक है, तो विस्मरण की व्याख्या जो है इससे पृष्ठोन्मुख अवरोध या इसे हम पूर्वलक्षी अवरोध भी कह सकते हैं, रेट्रोएक्टिव इनहेबिटेशन, तो इनमें आपकी पृष्ठोन्मुख अवरोध या पूर्वलक्षी अवरोध द्वारा की जा सकती है। और इस सिद्धांत के अनुसार संतुलन एवं दृढ़ीकरण सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी विषय को, जब भी हम किसी विषय वस्तु को सीखने के बाद आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो जो सीखी गई हमारी विषय वस्तु होती है उसके जो मेमोरी ट्रेस होते हैं, जब हम सीखने के बाद, मान लीजिए मैंने किसी विषय वस्तु को, किसी सब्जेक्ट को, किसी पोएम को मैंने सीखा और सीखने के बाद हमने किसी और कार्य को नहीं किया बल्कि हम आराम करने लगे, रेस्ट करने लगे, तो इससे जो विषय वस्तु की जो मेमोरी ट्रेस होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक लगातार बना रहता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब आप आराम करने लगते हैं तो जिस टॉपिक को आपने स्टडी किया है वो आपके दिमाग में चलता रहता है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है कि जो हम विषय वस्तु सीखते हैं और सीखने के बाद आराम करते हैं तो जो विषय वस्तु है उसके जो मेमोरी ट्रेस होते हैं वो हमारे ब्रेन में कुछ समय तक लगातार बना रहता है। यहाँ कहने का मतलब है कि सीखने से जो आपकी न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्रेन में हमारे बनने लगती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। जो सीखने के लिए जो दिए गए अभ्यास के समाप्त होने के बाद भी हम जो सीख रहे थे उसके लिए जो मैंने अभ्यास किया, रिहर्सल जो किया था, रिहर्सल जब हमारा समाप्त हो जाता है उसके बाद भी आपका ये जो न्यूरल एक्टिविटी है वो जारी रहती है। ये जो न्यूरल एक्टिविटी जारी है इसी क्रिया को ही कहा गया है संतनन। यहाँ क्लियर हो रहा है आपको? इसी क्रिया को कहा गया है संतनन। संतनन की प्रक्रिया जो है हमारे ब्रेन में निश्चित समय के लिए, कितने देर तक के लिए वो निश्चित रूप से बनेगी अभी इससे कहना मुश्किल है क्योंकि मनोवैज्ञानिकों में इसमें अभी मतभेद भी है। तो संतनन कहें तो हमारी स्मृति का एक स्वाभाविक प्रभाव है जिस पे जो मेमोरी ट्रेस होते हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि संतनन जब भी होगा हमने कुछ विषय वस्तु सीख लिया, सीखने के बाद मैंने रेस्ट किया या आराम किया, इस स्थिति में जो हमारे मेमोरी ट्रेस होते हैं
वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, जो ट्रेस होते हैं वो काफ़ी गाढ़े हो जाते हैं। और इस मजबूत ट्रेस के कारण इसका एक स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा। वो कौन सा प्रभाव होगा आपका? जो हमारी मेमोरी ट्रेस है वो और मजबूत हो जाएंगे और हमारी स्मृति सुदृढ़ हो जाएगी। यानी हमारी स्मृति इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम जिस विषय वस्तु को पढ़ने के बाद रेस्ट कर रहे थे, जिस विषय वस्तु का संतनन हुआ, वो विषय वस्तु हम जब चाहेंगे रिकॉल कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे एलटीए में ट्रांसफ़र हो जाती है। संतनन में आपके रिहर्सल होते हैं, तो रिहर्सल के दौरान आपके मस्तिष्क में जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हो रही थी तो वो लगातार होती रहती हैं। न्यूरल एक्टिविटीज़ जब लगातार होती हैं तो मस्तिष्क में तो ये न्यूरल एक्टिविटीज़ हो रही हों और माइंड में आपके रिहर्सल चल रहा है। प्रभाव ये पड़ रहा है कि आपका जो ये विषय वस्तु है वो एसटीएम से रिहर्सल के कारण ट्रांसफ़र होकर के एलटीएम में चला जाता है। और जब एलटीएम में चला जाता है तो आप जब चाहते हैं आसानी से अपनी विषय वस्तु का रिकॉल कर सकते हैं, जिससे बाद में यानी सुदृढ़ीकरण हुआ, संतनन होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो मेमोरी ट्रेस है वो सुदृढ़ होगा। सुदृढ़ीकरण अगर हो गया तो बाद में आप इसे आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, यानी रिकॉग्निशन जो है वो आपका आसानी से हो जाएगा। ये जो परिस्थिति है, ये जब आपने रिकॉल कर दिया, प्रतिविज्ञान कर दिया या प्रत्याहन कर दिया, तो ये जो आपकी स्थिति है वो आपकी फॉरगेटिंग की जो मात्रा है, फॉरगेटिंग की जो मात्रा है उसे कम कर देती है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी विषय वस्तु को स्टडी करने के बाद, लर्न करने के बाद हम रेस्ट करते हैं तो माइंड में, ब्रेन में हमारे जो न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे मेमोरी ट्रेस मजबूत हो जाते हैं। मेमोरी ट्रेस के मजबूत होने के कारण या आपकी जो विषय वस्तु है वो उसके जो ट्रेस हैं वो मजबूत हो जाएंगे और संतनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी मस्तिष्क में उस विषय वस्तु का संतनन हो गया। संतनन हो जाता है तो उसका दृढ़ीकरण होना स्वाभाविक है। और जब दृढ़ीकरण हो गया किसी विषय वस्तु का तो वो विषय वस्तु आपके एसटीएम से एलटीएम में ट्रांसफ़र हो जाती है। एसटीएम से एलटीएम में जो विषय वस्तु आपके ट्रांसफ़र कर दी गई, एसटीएम से एलटीएम में जो विषय वस्तु आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई, आप जब चाहेंगे उसका रिकॉग्निशन कर सकते हो। तो इस रिकॉग्निशन यानी ऐसी क्रिया जब भी होगी तो वहाँ विस्मरण की मात्रा कम से कम होगी। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि संतनन के कारण विस्मरण की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा न हो तो क्या होगा? यहाँ कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु को सीख लेता है और सीखने के बाद वो विश्राम नहीं करता, रेस्ट नहीं करता, आराम नहीं करता। तो जब वो आराम नहीं कर रहा है तो मौलिक विषय के सीखने से जो संबंधित मेमोरी ट्रेस होते हैं उनका संतनन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पर्सन ने रेस्ट नहीं किया। बात समझ में यहाँ आ रही होगी आप लोगों को कि हमने किसी विषय वस्तु को सीखा, सीखने के बाद हम रेस्ट नहीं करें, क्योंकि रेस्ट करेंगे तभी संतनन होगा। रेस्ट नहीं किया, किसी दूसरे कार्य को हम करने लगे। तो जब हम किसी दूसरे कार्य को करने लगते हैं या दूसरे किसी बाधक विषय को सीखने लगते हैं जो इंटरफेयर कर रहा है, इसे इंटरफेयर टास्क कहा जाता है। तो मान लीजिए किसी बाधक विषय को मैंने सीखा तो इससे जो हमारा मूल विषय था, ओरिजिनल आपका जो टास्क था, वो क्या हो रहा है कि हमारा मूल विषय को रिकॉल करने में ये जो इंटरफेयरिंग टास्क है वो बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने विश्राम नहीं किया। विश्राम कर लिया होता तो संतनन होता। विश्राम मैंने नहीं किया और इसी कारण जो हमारा इंटरफेयरिंग टास्क है उसको मैंने सीख लिया। अब ये जो हमारा ओरिजिनल लेसन है और जो इंटरफेरेंट टास्क है, जो मौलिक विषय है जो मैंने पहले सीखा था, उससे जो मेमोरी का ट्रेस मस्तिष्क में हमारे बना, उस ट्रेस का संतनन नहीं हो पाया। जब संतनन नहीं होगा
तो दृढ़ीकरण भी नहीं होगा। तो जिस विषय वस्तु का संतुलन नहीं होगा, दृढ़ीकरण नहीं होगा, तो इसका मतलब कि हम उसे रिकॉल नहीं कर पाएंगे। कारण कि ऐसे विषय वस्तु जिसका मैंने संतुलन नहीं कर पाए हम, तो वहाँ एसटीएम से रिहर्सल हो ही नहीं पाया। रिहर्सल न होने के कारण ऐसे विषय हमारे एलटीएम में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो जो विषय वस्तु हमारी एलटीएम में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाई, तो हम उसे रिकॉग्निशन में कैसे लाएंगे, यानी हम उसका रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी मूल विषय को सीखते हैं, ओरिजिनल लेसन को सीखते हैं और इसके बाद रेस्ट नहीं करते हैं, रेस्ट नहीं किया और रेस्ट न करने के बाद मैंने कोई इंटरफेरेंट टास्क सीख लिया, कोई बाधक विषय सीख लिया, कोई दूसरा विषय सीख लिया, तो पहला जो हमारा विषय था उसका जो मेमोरी ट्रेस था वो हमारे मस्तिष्क में मजबूत नहीं हो पाया, यानी संतुलन की क्रिया नहीं हो पाई। कहने का अर्थ है कि यहाँ जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको उत्पन्न होने में मैंने जो इंटरफेरेंट टास्क था उसको सीखा। इसकी वजह से जो आपकी जो न्यूरल एक्टिविटीज़ थी उसमें बाधा उत्पन्न हुई, मेमोरी ट्रेस अच्छे से नहीं बन पाए। मेमोरी ट्रेस अच्छे से नहीं बन पाए, इस वजह से हमारा जो विषय वस्तु है उसका संतुलन नहीं हो पाया। संतुलन नहीं हो पाया तो दृढ़ीकरण नहीं हो पाया। और ये क्यों नहीं हो पाया? इंटरफेरिंग टास्क की वजह से, बाधक विषय के कारण। तो हम उसका अब रिकॉग्निशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब इसका परिणाम क्या होगा कि जो मैंने मौलिक विषय को सीखा था, क्योंकि वो एसटीएम से एलटीएम में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया, रिहर्सल नहीं हो पाया, उसका संतुलन नहीं हो पाया। संतुलन नहीं होगा तो दृढ़ीकरण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम उसे जल्दी भूल जाएंगे, यहाँ फॉरगेटिंग की कंडीशन आएगी। तो यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि जो संतुलन और दृढ़ीकरण सिद्धांत है, ये भूलने का जो मूल कारण है, भूलने का जो हमारा मूल कारण है वो बाधक विषय को मानता है। कौन मान रहा है? संतुलन दृढ़ीकरण सिद्धांत। क्योंकि यहाँ स्मृति चिन्ह जो है वो सुदृढ़ नहीं हो पा रहे हैं, और सुदृढ़ न होने के पीछे मात्र इतना ही कारण है कि इस विषय से संबंधित जो आपके न्यूरल एक्टिविटीज़ थी उसमें बाधा उत्पन्न हुई। अगर हम आराम कर लेते तो बाधा उत्पन्न नहीं होती और हमारे जो मेमोरी ट्रेस हैं वो संतुलन की क्रिया में सहयोग करती और मेमोरी ट्रेस हमारी मजबूत होती। मेमोरी ट्रेस मजबूत होती तो हम उसे रिकॉल आसानी से कर सकते थे। ठीक है? तो यहाँ भूलने का मूल कारण क्या है? दृढ़ीकरण का अभाव। क्योंकि संतुलन नहीं होगा तो दृढ़ीकरण नहीं होगा, और दृढ़ीकरण न होने के कारण ही ऐसा संतुलन दृढ़ीकरण सिद्धांत मानता है कि दृढ़ीकरण अगर नहीं होगा या दृढ़ीकरण का अभाव हुआ तभी हम किसी मौलिक विषय को रिकॉल नहीं कर पाएंगे या हम उसे भूल जाएंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को प्रतिदृढ़ीकरण सिद्धांत भी कहा जाता है, एंटी कॉन्सुलेशन थ्योरी। ठीक है? आपको पता है कि जब भी हम किसी विषय वस्तु का अधिगम कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं, तो वो विषय वस्तु जिसका मैंने लर्निंग किया है वो हमारे एसटीएम में, अल्पकालीन स्मृति या शॉर्ट टर्म्स मेमोरी में जो है स्टोर कर ली जाती है। और जब इस एसटीएम में जो हमारी स्टोर की गई जो मेमोरी है, विषय वस्तु है, जब हम उसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं, कहने का अर्थ है कि जब अभ्यास की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो जो वो विषय वस्तु होती है वो एसटीएम में ट्रांसफ़र कर दी जाती है या एसटीएम की स्टोरेज में चली जाती है, विस्थापित हो जाती है वो, एलटीएम में वो विषय वस्तु विस्थापित हो जाती है। यानी जिसका मैंने अभ्यास किया एसटीएम में, जिस विषय वस्तु को हम लाए और उस विषय वस्तु का जब हम अभ्यास करते हैं तो बार बार अभ्यास में जब वृद्धि होती है तो वो विषय वस्तु हमारे एलटीएम में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये आपको पता ही है।
अभ्यास की ये जो बढ़ती हुई मात्रा है, उसके साथ ही हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो ट्रेस हैं वो और मजबूत होते हैं, और जो हमारी मेमोरी है उसका संतुलन हो जाता है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, जब अभ्यास बढ़ने लगता है, लगातार अभ्यास हुआ एसटीएम में, सूचना हमारे एलटीएम में ट्रांसफ़र हो गई। ठीक, सूचना आपके एलटीएम में ट्रांसफ़र हो गई और अभ्यास लगातार जारी है, तो कुछ न्यूरल एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन में होती हैं। ठीक, तो ये जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो हमारे अभ्यास के बंद होने के बाद तक चलती रहती हैं, जिससे मेमोरी ट्रेस जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। और मेमोरी ट्रेस के मजबूत होने से मस्तिष्क में संतनन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। संतनन जब होने लगता है तो उस विषय वस्तु का दृढ़ीकरण भी हो जाता है। संतनन होगा तो दृढ़ीकरण होगा ही, तो संतनन होने के बाद दृढ़ीकरण हो जाता है, जिससे वो हमारी जो विषय वस्तु है मस्तिष्क में काफ़ी दिनों तक स्थायी हो जाती है। एलटीए में जा चुकी है तो काफ़ी दिनों तक अस्थायी हो जाती है, और उसे हम जब चाहें रिकॉग्निशन कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि संतुलन दृढ़ीकरण से जो सिद्धांत है वो मुलर और पिल्जेकर द्वारा 1900 के द्वारा दिया गया था, और इसका हम कहें तो इस पर प्रभावशाली रूप से अगर किसी ने विकसित किया तो मैं यहाँ हेब का नाम लेना चाहूँगी। संतुलन जो परिकल्पना है, इसे प्रभावशाली रूप से विकसित करने का श्रेय जाता है हेब को। हेब 1949। यहाँ हेब कहते हैं कि जब किसी विषय वस्तु के अभ्यास के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में हुए अंकन का स्वरूप दैहिक हो जाता है। मतलब अभ्यास के कारण जो स्नायु पथों का निर्माण हो जाता है, जिसमें जो स्वचालित प्रतिपूर्ति द्वारा स्वतः चालित विद्युत परिपथ का कार्य करने लगता है, जो अभ्यास के समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ देर तक चलता रहता है। जब तक यह स्वतः चालित विद्युत परिपथ चलता है, स्मृति का जो एसटीएम है उसमें सूचना बनी रहती है। यहाँ बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं, या उसका अभ्यास करते हैं, तो उस अभ्यास के कारण मस्तिष्क में न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं। न्यूरल एक्टिविटीज़ में कहने का मेरा मतलब है कि हमने लर्निंग किया, लर्निंग से एनग्राम बने। एनग्राम जो है आपके स्मृति और अधिगम, मेमोरी और लर्निंग का आधार होते हैं। ये नर्व्स इम्पल्स आपके ब्रेन को जाते हैं। ये नर्वस इम्पल्स आपके ब्रेन को जिस पथ परिपथ से जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस न्यूरॉन से होकर के गुजर रहे हैं, उस न्यूरॉन के जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट हैं वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर सूचनाओं की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सूचनाओं की जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है, किसी स्पेसिफिक न्यूरॉन से रिलेटेड है, किसी स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि इससे पहले भी जो बात हुई थी, हमने कहा था आप लोगों से कि न्यूरोट्रांसमीटर में स्पेसिफिक एसिटिलकोलिन जो है वो आपके एलटीएम के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जो आपका एलटीएम में ट्रांसफ़र हो रही है सूचना, वो न्यूरॉन्स के माध्यम से हो रही है, और ये जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो नर्व सिंपल्स जा रहे हैं लर्निंग के बाद, आपने लर्न किया किसी विषय वस्तु को और इससे रिलेटेड जो मेंटल न्यूरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं ब्रेन में आपके, तो यहाँ नर्व्स इम्पल्स आपके जाने शुरू हो गए। नर्व्स इम्पल्स जब आपके जाने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ उसका एक स्नायुपथ, न्यूरल्स एक्टिविटीज़ का एक तय रास्ता बन जाता है, जो हर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे न्यूरोट्रांसमीटर स्पेसिफिक एसिटिलकोलिन की मैं बात करूँगी,
वो वहाँ पे स्वतः चालित प्रतिपूर्ति का कार्य करने लगता है, यानी वो सूचनाओं की प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। सूचनाओं की जब ये प्रोसेसिंग होने लगती है तो लगातार होनी शुरू हो जाती है। अभ्यास हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है, तो रिहर्सल से ये आपके जो परिपथ हैं वो और मजबूत हो जाते हैं, और साथ ही अभ्यास लगातार जारी है तो मेमोरी जो आपके ट्रेस हैं वो मजबूत हो जाते हैं, मेमोरी ट्रेस मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ जब लगातार अभ्यास जारी है उसके बाद अब हम उस अभ्यास को समाप्त कर देते हैं। तो अभ्यास के समाप्त हो जाने के बाद भी जो लगातार अभ्यास रिहर्सल चल रहा था एसटीएम में, उस रिहर्सल के समाप्त होने के बाद भी जो ये आपकी नर्व्स इम्पल्स हैं उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। वृद्धि होने का मतलब कि वो लगातार चलता रहता है। ये क्यों हो रहा है? फिर मैं वही बात करूँगी, LTP, लॉन्ग टर्म्स पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ लॉन्ग टर्म्स पोटेंशियल को मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी। यहाँ मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी न्यूरॉन्स से नर्व इम्पल्स आगे बढ़ते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हुआ, इधर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स और एक न्यूरॉन का एक्सॉन, सूचनाओं की प्रोसेसिंग के लिए ये दोनों न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव हुए। एक साथ लगातार एक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एसटीएम में रिहर्सल हो रहा है। एसटीएम में ये जो रिहर्सल हो रहा है उसके कारण जो नर्व इम्पल्स हैं वो लगातार जा रहे हैं, यानी स्नायु पथों का निर्माण हो चुका है। अब इन स्नायु पथों के जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट हैं वहाँ पर एलटीपी बननी शुरू होगी, और एलटीपी एक बार बन जाती है तो काफ़ी देर तक बनी रहती है। लॉन्ग टर्म्स पोटेंशियल आपका एक बार बन गया तो वो बना ही रहेगा कुछ समय तक। तो जब एसटीएम का जो रिहर्सल चल रहा था वो समाप्त अगर कर दिया जाएगा, तभी लॉन्ग टर्म्स पोटेंशियल ऑलरेडी आपका बन चुका है ब्रेन में। तो रिहर्सल समाप्त होने के बाद भी, रिहर्सल समाप्त होने के बाद भी आपका जो एलटीपी है वो बन चुका है। कहने का मतलब है कि अभ्यास समाप्त हो गया, फिर भी जो नर्व्स इम्पल्स है वहाँ आवेगों की प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि एलटीपी एक बार बनने के बाद कुछ दिनों तक या घंटों तक बना रहता है। तो अभ्यास समाप्त हो गया लेकिन एलटीपी बनी हुई है, आवेगों का संचरण हो रहा है। किससे रिलेटेड? एसटीएम से रिलेटेड। सूचना ट्रांसफ़र हो गई एलटीएम में। क्यों हो गई? क्योंकि एसिटिल कोलिन से होते हुए सूचनाओं की प्रोसेसिंग हो रही थी, और जो आपका ये एसिटिल कोलिन है वो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी के लिए उत्तरदायी है। क्लियर हो रहा है? अब अभ्यास समाप्त हो गया, लेकिन कुछ देर तक एलटीपी के कारण जो इन नर्व इम्पल्स की प्रोसेसिंग हो रही है, और जब तक यह स्वतः चालित विद्युत परिपथ, यानी जब तक ये जो आपके नर्व इम्पल्स हैं वो खुद से चल रहे हैं, एलटीपी जब तक मौजूद है, जो मेमोरी है एसटीएम भंडार में बनी रहती है, एसटीएम में बना हुआ है। तो यहाँ इस सिद्धांत में संतुलन की बात करें तो इस सिद्धांत में जो नर्व इम्पल्स हैं स्वतः चालित विद्युत परिपथ को ही अल्पकालीन स्मृति का दैहिक आधार मान लिया गया है। यानी वहाँ पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल शुरू हो गया, स्वतः चालित है, वो अपने आप चल रहा है, और यही आपकी एसटीएम का जो है दैहिक आधार है। इसके साथ ही जब स्वतः चालित जो विद्युत परिपथ है किसी कारण से अगर कुछ लंबे समय तक चलते ही रहते हैं, अब यहाँ फिर वही बात आपकी एलटीपी की हो रही है कि अगर आपका ये एलटीपी मान लीजिए कुछ और देर समय तक बना हुआ है, स्वतः चालित विद्युत परिपथ है वो अपने आप चल रहा है, तो काफ़ी समय तक अगर वो बना हुआ है
तो इस स्थिति में जो हमारे नर्व्स इम्पल्स हैं, जो हमारे स्नायु पथ हैं, उसमें प्रोसेसिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में जो एलटीपी है उसमें रचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। जो आपके स्नायु में स्नायु परिपथ था उसमें रचनात्मक परिवर्तन आ जाता है। ये रचनात्मक परिवर्तन होने का कारण न्यूरोट्रांसमीटर है। इस रचनात्मक परिवर्तन के कारण जो सूचना हमारे एलटीएम में थी, जो सूचना हमारे एलटीएम में थी, वो एसटीएम में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, तो जो सूचना हमारे एसटीएम में थी, एलटीएम में ट्रांसफ़र कर दी गई, तो जाहिर सी बात है कि ये किसके कारण हुआ है? एलटीपी के कारण हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर के कारण हुआ है। और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके डेंड्राइट्स में जो रचनात्मक परिवर्तन हुए हैं उनके कारण हुआ है। ठीक है, ये जो हमारी स्मृति जो है दीर्घकालीन यानी एलटीएम में ट्रांसफ़र हुई है, यही एलटीपी और जो आपका ये नर्व इम्पल्स है, ये इसके कारण संतनन की प्रक्रिया हुई, क्योंकि एसटीएम में लगातार चल रहा था आपका रिहर्सल से संतनन हुआ विषय वस्तु का, दृढ़ीकरण हुआ, और रिहर्सल बंद होने के बाद भी जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं वो होती रही, जिसके कारण जो सूचना थी वो आपके एलटीएम में ट्रांसफ़र हो गई। एलटीएम में ट्रांसफ़र होने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर और आपके डेंड्राइट्स में जो चेंजेस आए हैं, जिसमें रचनात्मक परिवर्तन हुआ है, उसके कारण हुआ। और यही आपके दीर्घकालीन स्मृति का दैहिक आधार भी है। क्लियर है? यहाँ जो अल्पकालीन स्मृति के लिए उत्तरदायी और जो अस्थायी संरचनात्मक परिवर्तन में की जो प्रक्रिया है वही संतरण कही जाती है। कहने का अर्थ है कि अल्पकालीन स्मृति के लिए उत्तरदायी अस्थायी संरचनात्मक परिवर्तन में बदल जाने की जो ये प्रक्रिया है उसी को हम संतनन कहते हैं। ठीक है, संतनन सिद्धांत में जो मूल रूप से पाया गया है वो यह है कि अनुभव के समय व्यक्ति जो अनुभव करता है, उन अनुभवों के समय जो उसकी एसटीएम होती है, अल्पकालीन मेमोरी होती है, उस समय जो स्नायु कोशिकाएं होती हैं उसमें होने वाली जो भी न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं वह अस्थायी होकर के, आपकी न्यूरल जो एक्टिविटी है वो अस्थायी होकर के एलटीएम का आधार बन जाती हैं। एलटीएम का ये आधार कौन बन रहा है? आपके एसटीएम में। एसटीएम जब भी हम किसी विषय सूचना को सीखते हैं तो सीखने से संबंधित जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको उन्हीं से रिलेटेड जो आपकी न्यूरल एक्टिविटीज़ बन रही है वो एसटीएम के समय, जिस समय एसटीएम में सूचनाएं ट्रांसफ़र हो रही हैं, उसके जो न्यूरल एक्टिविटी है वो अस्थायी हो जाती हैं। अस्थायी होकर के वो एलटीएम का आधार बन जाती हैं। ये जो स्नायविक क्रियाएं बंद होती हैं, इन्हीं के द्वारा ये संभव हो पाता है कि जो स्नायु संधियों की कार्य क्षमता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। स्नायु संधियों की कार्य क्षमता, यहाँ मैं फिर वही सिनेप्टिक लेफ्ट की ही बात कर रही हूँ, उसकी कार्य क्षमता में जो होती है वो परिवर्तन हो जाता है। अब ये परिवर्तन क्या होगा? यहाँ जो स्नायु संधियों का आकार है, जो सिनेप्टिक लेफ्ट का आकार है, वो बढ़ जाता है। ठीक, या ये कहें कि हाँ स्नायु संधियों का आकार बढ़ जाता है, कहने का मतलब है स्नायु संधियों का जो निर्माण है वो काफ़ी मजबूत ढंग से हो जाता है। वहाँ जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि हमारे जो संतनन है इसका दैहिक आधार, संतनन का जो दैहिक आधार है वह यही है
यही है का मतलब कि जो आपके संधि स्थलों का आकार बढ़ रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटिलकोलिन है, उसका सिक्रेशन हो रहा है, डेंड्राइट्स में जो संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, यही हमारे संतनन सिद्धांत का अगर कहें आधार है। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यों को बढ़ाते भी हैं, और इन्हीं के कारण किसी विषय वस्तु की जो संतनन है वो हो पाता है, उसका दृढ़ीकरण हो पाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे संतनन में अगर व्यतिकरण हो, बाधा उत्पन्न हो, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं या उसकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। संतनन में अगर बाधा उत्पन्न हो गई हो या उत्पन्न करनी हो, तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी है, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी जो विनी और सैलरेटी के द्वारा दिया गया था, तो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी जो है वो संतनन के प्रोसेसिंग के स्टडी के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी जो संतनन की प्रोसेसिंग होती है, ऑसिलेशन प्रोसेसिंग होती है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। साथ ही इसमें और भी उपचार हैं जो पूर्वाघात स्मृति ह्रास से संबंधित हैं, उनसे भी रिलेटेड होते हैं। जैसे आपके एनोक्सिया हुआ, ऑडियोजेनिक सीजर हुआ, हाइपोथेर्मिया हुआ, हीट नार्कोसिस हो गया, डिप्रेशन हो गया, या आपकी डिप्रेशन से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स, वो हो गए। तो जब ऐसे तथ्यों का हम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे कि ऐसे मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉक यूज़ करना शुरू कर दिए, तो इस कंडीशन में जो RNA और प्रोटीन संश्लेषण, इन दोनों को, ये जो तत्व हैं, ये जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो अवरोधित कर देते हैं। RNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का संश्लेषण, ये दोनों अवरुद्ध कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। इन सभी उपचारों के बाद पूर्वाघात स्मृति ह्रास हो जाता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। यहाँ जो सामान्य रूप से स्नायविक क्रिया में विघटन उत्पन्न होता है, यह देखा गया है कि प्रशिक्षण और उपचार के बीच, प्रशिक्षण और उपचार के बीच जितना समय कम होता है, उपचार की मात्रा जितनी प्रबल होती है, उपचार और जो आपका प्रशिक्षण है उसके बीच का समय जितना कम होता है, उपचार की जो मात्रा है वो जितनी अधिक प्रबल होती है, पूर्वाघात स्मृति ह्रास उतनी ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रशिक्षण और उपचार के बीच का जो समय है कम हो, यानी जब मैंने किसी विषय वस्तु को लर्न किया और जब उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बीच का जो समय वो काफ़ी कम हो। उपचार की मात्रा जितनी अधिक होगी, हम जितना ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसका मतलब कि हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, उसकी मात्रा जितनी प्रबल होगी, पूर्वाघात जो स्मृति ह्रास है वो उतनी ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे ये पता चलता है, जो ये आपका ट्रीटमेंट है, इससे ये पता चलता है कि संतनन प्रकल्पना वहाँ पे फुलफिल हो रही है, यानी इस विषय वस्तु का, क्योंकि प्रशिक्षण और उपचार के बीच का अंतराल देखा जा रहा है। तो यहाँ जब अभी हम किसी विषय वस्तु का प्रशिक्षण कराएंगे, शिक्षण कराएंगे, स्टडी करा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं, तो लर्निंग के बाद रिहर्सल होगा और हम वहाँ पे क्या दे रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं या कोई अदर मेडिसिन दे दी जा रही है। तो इस कंडीशन में जितना अधिक प्रबलता होगी, जितनी अधिक दबाव बनाए जाएंगे, पूर्वाघात स्मृति ह्रास उतना ही अधिक हो रहा है। इसका मतलब कि वहाँ पर संतनन की क्रिया नहीं हो पा रही है, अधिगम की गई विषय वस्तु की संतनन की क्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। तो जब संतनन की क्रिया पूरी नहीं होगी तो दृढ़ीकरण भी नहीं होगा, और जब दृढ़ीकरण नहीं होगा तो हम उस विषय वस्तु का रिकॉग्निशन नहीं कर पाएंगे। तो रिकॉग्निशन न होने का कारण बस यही है कि वहाँ संतनन नहीं हो पाया, जिस कंडीशन में मैंने
उपचार किया था, ट्रीटमेंट दिया था, चाहे वो मेडिसिन से दिया गया हो, चाहे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया हो। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक है और ये जो आपकी मेडिसिन दिए जा रहे हैं, जो डिप्रेशन से रिलेटेड आपकी मेडिसिन है, इस कंडीशन में आपकी स्मृति ह्रास में बोले तो जो आपका पूर्वाघात स्मृति ह्रास है उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। अगर हम बात करें संतान में वृद्धि की, तो क्योंकि संतान में अगर हम बाधा उत्पन्न कर सकते हैं किसी मेडिसिन से, इलेक्ट्रिक शॉक से, तो हम उसमें वृद्धि भी करने की संभावना हो सकती है। ऐसे स्टडीज़ किए गए हैं। तो यहाँ जो आपकी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उत्तेजनकारी हैं, जैसे स्ट्रिक्नीन है, कैफीन है, विटामिन है, तो ये जो आपकी मेडिसिन है, जब इनको दिया जाता है या इनकी जो मात्रा है वो मध्यम होती है, बहुत अधिक नहीं दे दी जाती है। बहुत अधिक देने का मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो उत्तेजनकारी हैं, पर्सन को काफ़ी एक्टिव कर देती हैं, इनकी मात्रा अगर हम मध्यम दें, मीडियम में दें, ना बहुत ज़्यादा उनका यूज़ किया जाए, ना बहुत कम किया जाए, तो इससे हमारी जो लर्निंग है और मेमोरी है, उन दोनों की योग्यताओं में वृद्धि होती है। यहाँ ऐसा मनोवैज्ञानिकों की स्टडी से मिला है कि जब हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे विटामिन की मैंने बात की, तो मान लीजिए ऐसी उत्तेजनकारी जो मेडिसिन दिए जाते हैं, तो ये मेडिसिन आपकी लर्निंग और आपकी मेमोरी दोनों की योग्यता में वृद्धि कर देते हैं। और अधिकांश जो स्टडी की गई हैं उनमें जो प्रशिक्षण है, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उस अवधि के पूर्व इन औषधियों का प्रयोग किया गया। मैक्सिमम जो स्टडीज़ की गई थी, तो वहाँ जो हमारे सब्जेक्ट थे उनको ऐसी जो मेडिसिन है वो दी गई थी। जैसे विटामिन की मैंने बात की, स्ट्रिक्नीन की बात की, तो ऐसी मेडिसिन उनको पहले दिया गया और देने के बाद उन्हें लर्निंग के लिए, कुछ लर्न करने के लिए किसी विषय वस्तु को दिया गया, मेमोरी में रखने के लिए किसी विषय वस्तु को दिया गया। तो इससे ये परिणाम मिला कि जो पर्सन ऐसी मेडिसिन को ले रहा है, उत्तेजनकारी मेडिसिन जो औषधियों को ले रहा है, तो इससे उनकी जो स्मृति की योग्यता थी उसमें वृद्धि पाएगी। लेकिन इस स्थिति में ये निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि जो मेडिसिन दी गई उसके उपयोग से संतने में वृद्धि हुई, या इन औषधियों की जो कहें जागरूकता थी, या अवधान या अभिप्रेरणा या किसी अन्य के कारण जो सब्जेक्ट है उसके परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट आ रहा है, ये कहना मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि जब हमने मेडिसिन दिया उत्तेजनकारी, पर्सन ने विषय वस्तु को सीखा, लर्न किया, मेमोरी में रखा, लेकिन वो पर्सन अभिप्रेरित था आंतरिक रूप से, या कोई और प्रभाव था, या पर्सन के अंदर ही सब्जेक्ट जो हमारा पहले से ही एक्टिव था, या मेडिसिन की कारण ही हुआ, ये मेजरमेंट करना जो है वो टफ हो जाता है। तो यहाँ ये पता ही नहीं चल पाता कि मेडिसिन की वजह से संतुलन हुआ है या पर्सन पहले से ही अभिप्रेरित था, या उसके जो ये परफॉर्मेंस है उस पर किसका इफ़ेक्ट है। तो यहाँ ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम मेडिसिन से रिलेटेड कोई इंजेक्शन है और इसे हम सब्जेक्ट को प्रशिक्षण देने के पूर्व ही अगर लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम अगर ये ऑब्ज़र्व करना शुरू करें कि इसका परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी इंजेक्शन का प्रभाव अधिक पड़ रहा है या कम पड़ रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। किसी विषय वस्तु को लर्न कराने के बाद हम उसे इस पर किसी स्पेसिफिक मेडिसिन की इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद जो प्रशिक्षण हुआ उसका परफॉर्मेंस, जो हमारा सब्जेक्ट है वो परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, इस परफॉर्मेंस का भी जो है वो भी स्टडी किया गया। उसमें ये देखा गया कि जो आपकी स्टिक्निन सल्फेट है, पेंटिल नेनेट्राइजॉल है, या डी एम्फेटामाइन है, इनसे संतनन में वृद्धि होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैगॉफ, ऐसा मैगॉफ ने माना है। मैगॉफ 1969
एंड अदर, उन्होंने ये देखा कि जो स्ट्रिक्नीन है, स्ट्रिक्नीन सल्फेट, पेंटियल नेनेट्रेजॉल और डीएम्फेटामाइन, ऐसी जो मेडिसिन है, जब इनकी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो संतनन में वृद्धि होती है। ठीक है। और जब इन औषधियों का, इन मेडिसिन्स का इंजेक्शन प्रशिक्षण अवधि के पहले या बाद में दिया जाता है, तो उससे जो आपकी चाक्षुष विभेदन में है, उन पर भी अधिक अच्छा परिणाम मिला। जो उनकी विजुअल जो डिफरेंसेस थे, उनको देखने में, उनको उनके देखने का जो परफॉर्मेंस था, उसमें भी अच्छा परिणाम प्राप्त किया गया। और इस परिणाम से संतान में वृद्धि की जो है वो प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम ऐसी मेडिसिन को यूज करेंगे जो मेडिसिन पर्सन के लिए उत्तेजनकारी होगी, जैसे आपके स्ट्रिक्नीन सल्फेट है, डीएम्फेटामाइन है, एम्फेटामाइन है, तो ऐसी जो मेडिसिन होती हैं, अगर इनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो इनके इंजेक्शन से संतनन की क्रिया जो है वो अच्छी हो जाती है। और संतनन होगा तो दृढ़ीकरण होता है, दृढ़ीकरण होगा तो रिकॉग्निशन अच्छा होगा, साथ ही पर्सन जो है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद वो प्रशिक्षण के लिए, अधिगम के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है और सीखने के लिए वो तैयार हो जाता है। ठीक है।